गुड इवनिंग बच्चों, ये रैपिड रिवीजन है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का। जैसा कि मैंने बोला था कि आपका परसों टेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होता है? तो दो शब्द होते हैं बच्चों, एक एलिफैटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है, ठीक है। एलिफैटिक मतलब चेन में होते हैं, जैसे CH3 CH3 CH2 CH2, ये सब क्या है? चेन में है। एरोमेटिक मतलब रिंग में जो रहते हैं, ठीक है। रिंग जैसे मैं बेंजीन ही बना लेता हूँ तो ये एरोमेटिक हो जाएंगे। वैसे एरोमेटिक वैसे कंपाउंड तो तीन होते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। वो आगे चल के पढ़ना होता है, ठीक है। अभी तो हम समझेंगे। देखिए, एलिफैटिक से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें और हेलोजन जोड़ दें, एलिफैटिक कंपाउंड से अगर एक हेलोजन हटा दें और क्या जोड़ दें? हेलोजन जोड़ दें, तो वो बनता है हेलो एल्केन। और वैसा ही अगर एरोमेटिक कंपाउंड से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें हेलोजन जोड़ दें तो क्या बोलेंगे? हेलो एरिन्स, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा है। और जनरल फॉर्मूला क्या है? RX हेलो एल्केन के लिए, और जनरल फॉर्मूला फॉर हेलो एरिन्स क्या है? ARX। बच्चों एक सेकंड मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ। चलो सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के एग्जाम्पल कुछ आपको याद करने होते हैं, जो कि आपके पहले बुक में लिखा है। पहला है क्लोरम फेनिकॉल, क्लोरम फेनिकॉल, ये भी एक एग्जाम्पल है। और एक है थायरोक्सिन, और एक है क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन, और एक है हेलोथेन्स। क्या है? हेलोथेन्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया है। क्लोरम फेनिकॉल एज अ एंटीबायोटिक काम करता है। थायरोक्सिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गटर। और क्लोरोक्वीन क्या है? इट इज यूज्ड, दिस ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। और हेलोथेन्स क्या है? दिस ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर एनेस्थीसिया पर्पस, ठीक है। हेलोथेन्स ये हो गया। चलो नेक्स्ट। चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन। तो है, एक मिनट बच्चों फिर से। हाँ कैमरा सही है, बार बार देखना पड़ता है, वो कैमरा बार बार ऑफ हो जा रहा है ना। तो आ जाओ। तो हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। तो ऑन द बेसिस दो पे क्लासिफाई करेंगे, दो टाइप पे। एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट ऑन दैट, और दूसरा है कि हेलोजन किस कार्बन पे अटैच है, हेलोजन किस कार्बन पे अटैच है। तो अगर एक तो नंबर पे, एक दूसरा यह है कि हेलोजन किस कार्बन पे अटैच है। देखो, नंबर के बेसिस पे बात करें, अगर एक हेलोजन जुड़ा है तो मोनो हेलो एल्केन, दो जुड़ा है डाई हेलो एल्केन, तीन जुड़ा है तो ट्राई, और तीन से ज्यादा है तो पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच। इसका मतलब समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये हेलोजन कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन हो सकता है कि कैसा हाइब्रिडाइज हो? sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है, और sp हाइब्रिडाइज हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच हो कार्बन तो क्या होगा? sp3, और डबल बॉन्ड से अटैच हो तो sp, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो तो डबल बॉन्ड से sp2 और ट्रिपल बॉन्ड से sp, ठीक है। तो देखते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या है। चलो यही बता दूं कि आगे बताऊं? चलो आगे ही बताओ। अरे हो जा। हाँ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट। तो बताओ, अगर एक हेलोजन, मोनो हेलोजन, देखो ये एलिफैटिक कंपाउंड है तो हेलो एल्केन बोलेंगे, और तीन है तो ट्राई। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एक ही हेलोजन है तो हेलो एरिस बोलेंगे, एक ही है तो मोनो। ये एलिफैटिक कंपाउंड है, इसमें दो हेलोजन अटैच है, इसीलिए एलिफैटिक है तो हेलो एल्केन, दो है तो डाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
ये नंबर ऑफ एटम्स में हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो देखो कार्बन sp3 भी हो सकता है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है और कार्बन sp भी हाइब्रिडाइज हो सकता है। तो अगर बात करें तो देखिए, अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, इस कार्बन CX पे एक ही कार्बन जुड़ा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये प्राइमरी हो जाएगा एल्किल हैलाइड। और अगर CX दो कार्बन से जुड़े हैं तो ये हाइड्रोजन हो गया, तो सेकेंडरी हो गया। और CX तीन कार्बन से जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चा, ये तो हो गया। अब ये क्या है, एलाइलिक हैलाइड। देखो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, देखिए ये कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, sp3 है सिंगल बॉन्ड से, फिर यहाँ पे क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, देखिए CX जो होता है वो सिंगल बॉन्ड, CX जो है सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड से हो तो क्या होगा, ये बोलिए एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड में ये क्या है, देखो ये क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड है। और बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, सेम यही चीज होगी लेकिन क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड, और देखो CX है, ये वाला कार्बन sp3 ही है ना, sp3 ही है। और देखिए ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से फिर डबल बॉन्ड से, तो ये होगा बेंजाइलिक हैलाइड और ये होगा एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अभी फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो ये वाला टॉपिक अपना क्लियर हो गया sp3 वाले में, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, एलाइलिक और बेंजाइलिक। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज में, ये शब्द है विनाइलिक और एक शब्द है एराइल। तो बात करते हैं, ये एलिफेटिक के लिए होगा, ये एरोमेटिक के लिए होगा, सीधी सी बात है। तो देख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो अगर X किस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, पहली बात sp2 से जुड़ा होना है, तो CX जो है डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो और ये कार्बन कैसा है, हाइब्रिडाइज sp2 है, तो ये क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड। अगर यही एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बेंजीन बना दिया और यहाँ पे डायरेक्टली क्या जुड़ा है, X, देखो ये CX बॉन्ड है, डायरेक्टली किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है, आ गया, तो इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड। अब बात करते हैं sp वाले की। sp कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इससे डायरेक्ट कौन, ये पहली बात sp हाइब्रिडाइज है और ये इससे अटैच है। ठीक है, तो हेलोजन अगर sp से अटैच हो, sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो तो बोलेंगे एल्काइनिल हैलाइड। और अगर हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज से अटैच हो, अगर वो एलिफेटिक है तो विनाइल, और अगर एरोमेटिक है तो एराइल। अगर कार्बन sp3 है तो एलिफेटिक है तो एलाइल, और कार्बन sp3 है एरोमेटिक में तो बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, हो गया, सिंपल एज दैट। चलो नेक्स्ट, समझते जाना, वैसे तो समझ ही गए होगे, क्या इतना, वही चीज है। ये देखो X, ये पहली बात sp3 हाइब्रिडाइज है, एक कार्बन से तो प्राइमरी, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये दो कार्बन से तो सेकेंडरी, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तीन कार्बन से तो टर्सरी। चलो देखो, वैसे नेमिंग तो मैं एक क्लास लूंगा तो उसमें बात करेंगे, आपके टेस्ट में नेमिंग नहीं आने वाला, नेमिंग की एक लेक्चर लूंगा उसमें हो जाएगा। फिर भी देख लो, यहाँ पे मिथाइल है इसलिए बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे इथाइल है तो इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे प्रोपाइल है तो एन प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, और देखिए ऐसे ऐसे है, चेन के साथ एक ब्रांच है तो क्या बोलेंगे, आइसो, आइसो शब्द होता है, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर सीधा सीधा हो तो एक शब्द यूज किया जाता है एन।
चल जा, चल जा, चल गया बच्चा। तो देखो ये वाला कार्बन कैसा है, तो ये वाला कार्बन पहली बात sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज है और चेन में है, तो ये एलिफेटिक है क्या, एलिफेटिक है, तो पक्का ये क्या होगा बताइए, एलाइलिक। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, एलाइलिक। इसमें देखो ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 है, तो सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये क्या है, बेंजाइलिक। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सॉरी ये एलिफेटिक कंपाउंड थोड़ी ना है, सॉरी ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो बेंजाइलिक नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये भी क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये वाला कार्बन क्या है, sp3 है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। सिंपल। और एक एल्काइनिल वाला बचा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला। देखो अगर X डायरेक्ट sp2 कार्बन से अटैच हो, अगर हेलोजन डायरेक्ट sp2 और ये एलिफेटिक कंपाउंड हो तो विनाइल, अगर X डायरेक्ट sp2 कार्बन से अटैच हो तो क्या बोलेंगे, और ये एरोमेटिक है तो बोलेंगे एराइल। चलो जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, अब हम हेलो एल्केन बनाएंगे। ठीक है, तो हेलो एल्केन बनाने का तरीका है, फ्रॉम अल्कोहल से बना सकते हैं बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन से भी बना सकते हैं, अल्कोहल से भी बना सकते हैं, और किससे बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं। एक स्पेशल रिएक्शन है जिसका नाम है हर्ष-डिक का रिएक्शन, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। बाकी ये तीन चीज को पढ़ना ही पढ़ना है आपको। चलो तो पहला मेथड देख लेते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, तो बड़ा सिंपल है। बताओ ये ल्यूकास रिएजेंट है, ल्यूकास रिएजेंट में क्या होता है, ZnCl2 प्लस HCl। इसमें क्या होता है, क्या होगा, ये Cl OH को रिप्लेस कर देगा और ये हेलो एल्केन बन जाएगा। H2SO4 यूज कर रहे थे, NaBr यूज करेंगे, ये ब्रोमीन इसको हटा के हेलो एल्केन बना देगा। ये दो बहनें PX3 और PX5 से भी, याद रखें PX3 में हेलो एल्केन तो बनेगा ही बनेगा, साइड प्रोडक्ट आपको याद करना है। साइड प्रोडक्ट PX3 में H3PO3 बनता है और PCl5 में POCl3 बनता है, ये साइड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट मेथड जो होता है अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का वो है थायोनिल क्लोराइड से, इसको SOCl2 बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ऐसा क्यों है बच्चा, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, देखिए क्या होता है, रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ कंसंट्रेशन की कमी हो। देखिए जब इससे ये रिएक्ट करेगा तो हेलो एल्केन बन रहा है और साथ साथ क्या बन रहा है, SO2 और HCl बन रहा है, जो कि क्या है, ये है गैस, और ये लिबरेट हो जाएंगी, ठीक है, एस्केप आउट हो जाएंगी, जिससे कि इस तरफ कमी आएगी, प्रोडक्ट तरफ कमी आएगी, तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हेलो एल्केन बनेंगे। ये थायोनिल क्लोराइड अल्कोहल से बाय द यूज ऑफ थायोनिल क्लोराइड, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डार्जन्स प्रोसीजर या डार्जन्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए और कोई एक तरीका था याद है, रेड फॉस्फोरस HI से भी हम बना सकते थे, अगर याद है आपको तो वहां से भी हम बना सकते हैं। बाकी बेस्ट मेथड तो यही है। ल्यूकास रिएजेंट किस लिए यूज किया जाता है आपको पता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हेलो एल्केन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बताइए, वो चीज़ मैं इस क्लास में बता चुका हूँ आपको। अरे हो जाए यार। चलो इम्पोर्टेंट नोट देखते हैं। ग्रुप्स मेथड, वही ग्रुप्स मेथड मतलब वही, वो ल्यूकास रिएजेंट अगर यूज करते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं ग्रुप्स मेथड। उसमें देखते हैं कि मैंने बताया था ना, इट इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। देखो ZnCl2 इज यूज्ड टू वीकन द COOH बॉन्ड, ठीक है, ये रिएजेंट क्या करता है, इस बॉन्ड को क्या कर देता है, कार्बन और अल्कोहल बॉन्ड को क्या कर देता है, कार्बन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड को वीक कर देता है। इन केस ऑफ टर्सरी हेलो एल्केन, इन टर्सरी अल्कोहल में ZnCl2 इज नॉट रिक्वायर्ड। तो
टर्सरी एल्कोहल में ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, ZnCl2 एक्ट एज अ कैटलिस्ट, लेकिन टर्सरी एल्कोहल इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि उसके लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे हेलोजन एसिड का, तो आपको याद करना है HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है तो आसानी से टूट सकता है। HBr थोड़ा सा कम होता है इसका बॉन्ड लेंथ, इससे कम होगा, और HCl, ठीक है। अब डायजन प्रोसीजर मैंने बताया था, क्या यूज़ करते हैं हम? SOCl2, जिसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। इसमें क्या होता था, SO2 और HCl क्या हो जाते थे, एस्केप आउट हो जाते थे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जिससे कि क्या होता था, रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा हेलो एल्केन बनेगी। बच्चों 1 मिनट मैं देख लूँ थोड़ा सा कि कैमरा ऑन है कि नहीं। चलिए, ऑन है। नेक्स्ट, अरे हाँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कैसे बनाते हैं? जैसे मान लेते हैं CH3 CH2 CH2, ये क्या है अपना हेलो सॉरी एल्केन है ना, ये क्या है, एल्केन है। अब इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होगा? Cl2 या सनलाइट के प्रेजेंट में या फिर हीट कर दो, तो क्या होगा, या तो यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl लगेगा, या तो यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो एक यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl लग सकता है, एक यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl लग सकता है। अगर आप सोचो यहाँ पे लगाने की, तो वही सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, तो एक यहाँ पे लग सकता था और एक यहाँ पे लग सकता था, ठीक है। चलिए आगे, अब हम बात करने जा रहे हैं वेरी फेमस रिएक्शन, जिसका नाम है एल्कीन से कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो एल्कीन से प्रिपेयर करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, एल्कीन से कौन सी रिएक्शन होती है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती है। चलो बात करते हैं। जैसे ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। HBr में क्या होगा, H प्लस हो जाएगा और Br माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चा। मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो Br यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और सेम टू सेम अगर कहीं परऑक्साइड लिखा हो, परऑक्साइड लिखा हो तो कौन सा रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, मतलब इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। ये कौन सा मार्कोनिकॉफ रूल है और ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्यों लगा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, परऑक्साइड, इसमें Br वहां पे माइनस, मतलब न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि H यहाँ पे एक ही H है। तो आप देखिए ये बॉन्ड, तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो क्या यहीं पे अटैच हो गया, बिल्कुल यहीं पे अटैच हो गया। चलिए इसी में बात करते हैं हेलो एल्केन और कैसे बना सकते हैं। दो भाई भाई वाले याद कर लो, नेमी रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन। फिंकल-स्टीन में आपको कैसे याद करना है, ये NaI के साथ एसीटोन हो तो क्या हो जाएगा, ये आयोडीन इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो RI हो जाएगा और NaX हो जाएगा। स्वार्ट्स में क्या याद करना है, इसमें कैटलिस्ट सॉरी किससे रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर फ्लोराइड से, या फिर क्या किससे करा सकते हैं, Hg2 से, या फिर COF2 से, या फिर SbF3 से भी रिएक्ट करा सकते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। ये जो है मेथड, ये जो रिएक्शन देती है एक्सचेंज मेथड है, कौन सा, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड कौन कौन से है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन, दोनों के वो याद कर लेना कौन सा यूज हो रहा है। यहाँ पे NaI यूज हो रहा है, यहाँ पे AgF यूज होगा, और क्या यूज हो सकता है, HgF2, COF2 और SbF3। चलिए नेक्स्ट, दब जा, अरे इतना नहीं, आराम से। हुन्स-डिक्कर रिएक्शन, ये बच्चों आप क्लास में समझना, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझाना है, इसको बाद में समझ लेंगे, ठीक है। अब इसी में इसके पहले ही एल्कीन वाले में कहाँ गया, पीछे हो,
अरे हाँ, एक और रिएक्शन बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये क्या है, एल्कीन है। अगर इसकी रिएक्शन हम Br2 CCl4 से करा देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। बताइए ब्रोमीन कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो क्या होता है, अगर कंपाउंड में एल्कीन प्रेजेंट है, बोले तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दिस रिएक्शन यू टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन है। कैसा है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। इसमें होता क्या है, ये बॉन्ड टूटता है, ब्रोमीन यहाँ भी अटैच होता है और यहाँ भी अटैच होता है, CH2 Br और यहाँ पे भी CH2 Br, ये हो जाएगा। देखिए एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हैं हेलोजन तो बोलते हैं जेमिनल, क्या बोलते हैं, सॉरी बीसिनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीसिनल। अगर अलग एक ही कार्बन पे जुड़े हैं हेलोजन XX तो क्या बोलेंगे, जेमिनल। ठीक है, चलिए आगे चलिए। इसमें मैंने बताया था ब्राउन कलर, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता तो ये ब्रोमीन रिएक्ट नहीं करती और कलर जो है ब्राउन ही रहता। ये हो गया, मुझे दिक्कत बाद में। अब चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन। तो ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी में हम तीन चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी। चलिए वैसे तो सिंपली याद कर लो, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के जितना ज़्यादा भारी, और ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, देखिए आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा होगी, उससे कम मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट कम और मॉलिक्यूलर वेट कम, इसलिए आयोडीन Ri ये वाला इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ही ब्रांचिंग है, CH2 है, और यहाँ पे देखिए एक यहाँ ब्रांचिंग है, एक यहाँ पे ब्रांचिंग है। ठीक है, यहाँ पे दो ब्रांचिंग है, यहाँ पे एक ब्रांचिंग है और यहाँ पे तीन ब्रांचिंग है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है, और यहाँ पे बहुत कम ब्रांचिंग है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है। अब ये कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है। देखिए ये क्या है, सीधा सीधा एल्केन है। क्या है ये क्या है, एल्केन है। यहाँ पे X होना चाहिए बच्चा। तो 3 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है, तो जाहिर सी बात है इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा इसलिए ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, और इसका थोड़ा कम, इसका बहुत कम। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है CH3F छोटा बॉन्ड होता है, CH3Br थोड़ा सा, सॉरी CH3Cl थोड़ा सा और बड़ा बॉन्ड, CH3Br और बड़ा बॉन्ड, और CH3 आयोडीन और बड़ा बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा बच्चा, CH3F का ज़्यादा होगा। क्यों, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही हाई होता है। हमको पता है पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट बताइए, डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट बराबर होता है क्या, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बताइए सबसे ज़्यादा, ये तो याद ही कर लो, CH3Cl का सबसे ज़्यादा होगा, जब कैलकुलेशन किया गया था। उससे कम होगा CH3F का, और उससे कम होगा किसका, CH3Br का, और सबसे कम होगा किसका, CH3I। डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये तो एकदम डाइपोल मोमेंट एकदम प्रैक्टिकली किया गया है, तब बताया गया है। तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, एक्सेप्शन याद कर लेना, CH3Cl। अब हम बात करते हैं आगे। तो डाउन द ग्रुप जाने पे डाइपोल मोमेंट घटता है, लेकिन Cl का एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं हेलोएल्केन, दो पोलर, हेलोएल्केन पोलर होता है, देखो ना CH3X। ठीक है, ये X हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो यहाँ पर माइनस पार्शियल और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाता है। हेलोएल्केन दो पोलर होने के बावजूद भी ये इनसॉल्युबल इन वाटर भी पोलर है, सॉल्युबल होना चाहिए था लेकिन सॉल्युबल नहीं है। एज दे